स्वागत है आपका। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से नोटबुक लेके बैठ जाओ। साथ साथ नोट्स भी बनाना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है। तो चलो आज के टॉपिक की करते हैं धमाकेदार शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसमें ये टॉपिक ना पूछा जाए, क्योंकि हमारे सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और सब कुछ क्लियर करके चलेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो यही जानना बनता है कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या अर्थ है, ये भी बाद में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की। ठीक है दोस्तों, तो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का सिद्धांत 20वीं सदी की देन है, जिसके जन्मदाता है D.W. एलन। ठीक है दोस्तों, कौन है इनके जन्मदाता? D.W. एलन। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है, या तो ये मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है कि माइक्रो टीचिंग या नहीं सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है। आपको 4 राइटर के नाम दे दिए जाएंगे, आपको उनमें से एक चुनना होगा, या फिर आपसे 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन के साथ इसके जनक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता D.W. एलन है। ठीक है, और इसका जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में किया था। तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिनके अंतर्गत विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाता है। कक्षा का आकार शिक्षण का कालांश तथा प्रकरण का लघु रूप होता है। आपको ये चीज बिल्कुल समझ आई होगी। अब जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है। सूक्ष्म को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं तथा हिंदी में लघु कहते हैं। यह शिक्षण में जुड़ने के बाद सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। ठीक है, जिसमें कक्षा कालांश शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे हिस्सों में कार्य करती है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरे पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। आपको आगे आगे और क्लियर होता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो दोस्तों, D. एलन के अनुसार, D. एलन कौन है? जन्मदाता सूक्ष्म शिक्षण के। ठीक है, उनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं या लघु इकाइयों में बांटना होता है। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है, यही इसकी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। B.M. शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि होती है। ठीक है, आपको समझ आया? एक बार और रिपीट करते हैं, बिल्कुल आपके माइंड में ये चीज छप जाएगी। पहले देखते हैं। D. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है, और B.M. शोर के अनुसार इसकी क्या परिभाषा होती है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। अब देखते हैं इसके कुछ सिद्धांत है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। यह एक वास्तविक कौशल है। इसमें एक समय में एक ही कौशल के परीक्षण पर बल दिया जाता है। एक समय में एक ही कौशल के परीक्षण पर बल दिया जाता है। जैसे बहुत सारे कौशल होते हैं, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल और उदाहरण कौशल। तो इन सभी में एक साथ सबको प्रयोग नहीं किया जाता। एक समय पर केवल एक ही प्रशिक्षण या एक ही कौशल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक बार में सिर्फ हम प्रस्तावना कौशल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका अभ्यास किया जाता है, और यह अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रित रखा जाता है। पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। इससे क्या होता है? पृष्ठ पोषण के प्रभाव की जो परिधि होती है वो विकसित होती है। अब देखते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य भी होगा।
जब हमने सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की तो कोई ना कोई उद्देश्य तो उसके पीछे होता ही है। अब जानेंगे कौन कौन से उद्देश्य है सूक्ष्म शिक्षण को लाने के। एम ऑफ माइक्रो टीचिंग तो आपके सामने है, जैसे छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, यही इसका उद्देश्य है। तभी तो उससे बार बार अभ्यास करवाया जाता है छात्र अध्यापक से सूक्ष्म शिक्षण करवाने का। आपने देखा होगा आपकी क्लास में सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाया जाता है तो साथ साथ में आपको अभ्यास कराया जाता है। तो क्या होता है, जब हम बार बार अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। अगला उद्देश्य है छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्राप्त करना। एक समय पे एक कौशल का प्रयोग करेंगे और जब बार बार उसको रिपीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें निपुणता हासिल कर लेंगे, उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए उसे एक एक करके ही समझाया जाता है। छात्र अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई है उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है सूक्ष्म शिक्षण के दौरान। छात्र अध्यापक को तुरंत ही पृष्ठ पोषण प्राप्त हो जाता है। तो यही इसके कुछ उद्देश्य थे जो हमने अभी पढ़े। दोस्तों, आपसे 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं बताइए। ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपसे कोई भी पॉइंट एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए आप पूरे को उतना ही फोकस के साथ समझिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि विशेषताएं क्या होती है। बहुत ईजी टॉपिक है, आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, आपको रिवीजन की भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं होती है सूक्ष्म शिक्षण की। पहली है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। दूसरी विशेषता क्या होगी, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। सूक्ष्म स्वरूप किस तरह से कि जब पूरी पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हम पढ़ाते हैं तो कैसा रूप होता है, सूक्ष्म स्वरूप होता है वो। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। जैसे हमने अभी ऊपर उद्देश्य में जाना कि तत्काल उन्हें प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है, यही इसकी विशेषता होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता और उसके महत्व, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी इसकी आवश्यकताएं हैं या फिर कह लीजिए आप इसके महत्व है। सबसे पहली बात है, सूक्ष्म शिक्षण अत्यंत लचीली प्रविधि है जो विषय एवं परिस्थिति के आधार पर व्यवस्थित होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरी क्या विशेषता होगी इसकी कि पाठ्य अवधि तथा विषयों की जटिलताओं को दूर करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण अति आवश्यक है। जटिलताओं को किस तरह से दूर करता है ये, क्योंकि हम पूरा जो भी हमें पढ़ाना होता है चैप्टर, उसको जब हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है और जिसे हम समझाते हैं उसको भी अच्छे से समझ आता है। अगर हम एक बार में सब कुछ बता के ख़त्म कर दें तो ना तो सामने वाले को कुछ समझ में आने वाला और ना ही बताने वाले को उतनी संतुष्टि मिलती है कि सामने वाला सारी चीज़ें ग्रैब कर पाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में आए परिवर्तन के आधार पर तुरंत ही पृष्ठ पोषण प्रदान हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि ये लिखनी ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है। वही चीज़ें आपको घुमा फिरा के आवश्यकता में भी बताई गई है, विशेषता में बताई गई है, महत्व में भी और उद्देश्य में भी। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, आप इसको बहुत आराम से लिख पाएंगे एग्जाम में और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण चक्र की, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म शिक्षण कर पाते हैं। ये वही आपके सामने है, उसी की टेबल, ठीक है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र को 6 चरणों में विभाजित किया गया है और इसकी शुरुआत होती है, जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, क्या लिखा है, पाठ्य योजना। सबसे पहले क्या बनानी होती है, पाठ्य योजना। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और हम इधर की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा मैं किस तरह से समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या काम करते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। उसके बाद शिक्षण करते हैं जिसका समय होता है 6 मिनट का। उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, प्रतिपुष्टि 6 मिनट के लिए। उसके बाद
जो भी गलतियां होती है, प्रतिपुष्टि का अर्थ किसे क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि आपको समझ आ रहा होगा या नहीं? आई थिंक नहीं, आपने पूछा भी नहीं, तो चलो मैं आपको बताऊंगी। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। जब हम शिक्षण करेंगे, ठीक है, छात्र अध्यापक कक्षा में जब इसका अभ्यास कर रहे होंगे, तो जब शिक्षण करेंगे उसके बाद में क्या होता है कि जो बाकी छात्र बैठ के समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है कि कहाँ कमी थी और कैसा पढ़ाया, ठीक है, वो होता है प्रतिपुष्टि। तो 6 मिनट का टाइम उसके लिए रखा गया है। उसके बाद क्या होता है, पुनः योजना। अब आप सोचिए कि पुनः योजना की जरूरत क्यों पड़ी, जब एक बार कर ली। उसके लिए 12 मिनट का टाइम लगता है। और क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम प्रतिपुष्टि करेंगे यानी फीडबैक लेंगे, तो हमें पता चलेगा हमारी गलतियां कहाँ कहाँ थी, तो हम उसे सुधारने के लिए 12 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर पुनः शिक्षण करेंगे, दोबारा से पढ़ाएंगे 6 मिनट, और उसके बाद फिर से प्रतिपुष्टि करेंगे 6 मिनट की, ठीक है, दोबारा से फीडबैक लेंगे। तो दोस्तों, ये समय पूरा करने में हमें सूक्ष्म शिक्षण एक बार पूरा करने में 36 मिनट का समय लगता है। यही इसकी फिक्स्ड अवधि होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। और ये आपको टाइम याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितना समय लगता है। तो दोस्तों 36 मिनट लगती है। सबसे पहला चरण क्या होता है, हमें पाठ्य योजना बनानी होती है, उसके बाद शिक्षण, उसके बाद प्रतिपुष्टि, फिर दोबारा से पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। आई थिंक आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई चांसेस नहीं है मिस्टेक करने के या फिर ना समझ आने के। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? चलो आगे। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने आपको टेबल के थ्रू ही सब समझा दिया है, लेकिन हम फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया यानी जो हमने स्टेप्स फॉलो की है, उनको एक एक को बहुत क्लियरली और समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, पाठ योजना का निर्माण करना। छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल यानी वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना, ये सब क्या है, ये कौशल होते हैं। किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सिखाना होता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार की जाती है, उसी की पाठ योजना तैयार की जाती है। बहुत सारे कौशल होते हैं, उनके बारे में आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी कौन कौन से कौशल होते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया हुआ है कि वर्णन करना, व्याख्या करना, ये सभी कौशल है। हमें जो भी पढ़ाना होता है उनमें से किसी एक कौशल को चुनकर उसी के लिए हमें पाठ योजना तैयार करनी होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या स्टेप था हमारा, नेक्स्ट स्टेप था शिक्षण का, यानी कक्षा शिक्षण। उसमें क्या करना होता है, छात्र अध्यापक पाठ को सहयोगी छात्रों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है। यानी कुल समय तो इसका 6 मिनट लगता है, लेकिन अपनी संतुष्टि के अनुसार हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जो माननीय समय होता है वो 6 मिनट का होता है, ठीक है, जिससे शिक्षण सत्र कहते हैं। इस सत्र को शिक्षण सत्र कहते हैं। उसके बाद कौन सा स्टेप हमारा आता है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का। छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण में छोड़ी गई कमियों का उल्लेख करता है। इस प्रतिपुष्टि से छात्र अध्यापक अपनी कमियों को क्या करता है, सुधारता है, ठीक है। जो हमें फीडबैक मिलेगा, हमें पता चलेगा हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, तो उनको हमें क्या करना होता है, सुधारना होता है। उसके बाद 4th स्टेप क्या आता है, पुनः पाठ निर्माण या पुनः पाठ योजना का, ठीक है। प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्र अध्यापक अपने पाठ्य को पुनः नियोजित करता है। इस क्रिया को पुनः नियोजन सत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पुनः योजना या पुनः शिक्षण, ठीक है, पुनः शिक्षण के नाम से कर लेना आप इसको, पुनः शिक्षण होता है। पुनः योजना के पश्चात पुनः योजित पाठ दूसरे समूह पर पुनः शिक्षण द्वारा कराया जाता है। इस सोपान को पुनः शिक्षण सत्र कहते हैं। और सबसे आखिरी स्टेप क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सबसे आखिरी स्टेप होता है पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है दोस्तों। पुनः शिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्र अध्यापक निरंतर अपनी कमियों को सुधार लेता है।
ठीक है, सुधार करता रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी कुछ कमी निकलती है तो दोबारा से फिर पाठ योजना तैयार करेंगे, फिर शिक्षण करेंगे, फिर पुनः निर्माण करेंगे, पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है जब तक कि छात्र अध्यापक उसमें निपुणता हासिल न कर ले। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, सूक्ष्म शिक्षण। हमने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा, जाना। और आपके लिए क्वेश्चन यही है इसमें कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन थे और कितना समय सूक्ष्म शिक्षण चक्र को पूरा होने में लगता है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है और इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।